Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the origin of transaction. Origin का मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन का जन्म कैसे होता है। आजकल आप लोगों ने देखा है या आप लोग अपने आसपास भी देखते हैं बिजनेस में कि वेरियस ट्रांजेक्शन्स आर टेक प्लेस। वो ट्रांजेक्शन क्या होती हैं? यानी कि परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश और क्रेडिट। तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स को हम लोगों को बिजनेस में रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि कोई भी ठोस सबूत के बगैर हम कोई एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि दीज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस। एविडेंस क्यों चाहिए? क्योंकि जब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, आपने मैनुअली कर लिया या कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कर लिया, तो उसका प्रूफ भी तो होना चाहिए ना कि वो ट्रांजैक्शन हुई है। अब मान लो आपके पास कोई माल को खरीदने आया या बेचने आया, दो ही ट्रांजैक्शन लेते हैं, सेल या परचेज होती है। आपने उसको सेल और परचेज कर दिया, ठीक है, यानी कि उसको माल दे दिया और पेमेंट ले ली। इसका क्या प्रूफ है? आप इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो उसके लिए आपको जो भी वाउचर्स लगा लो, कैश मेमो लगा लो या कोई बिल लगा लो, कुछ लिखा पढ़ी तो होगी। उस लिखा पढ़ी को ही हमने सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, और उन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कहते हैं। चाहे आपकी सेल कैश में हो, परचेज कैश में हो, चाहे ये क्रेडिट में हो, चाहे आपने कोई रेंट पे किया हो, कोई एक्सपेंसेस पे किया हो इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, या किसी को सैलरी पे करनी है, तो बेटा इन सब का रिकॉर्डिंग यानी कि कोई बिल नंबर या कोई कैश मेमो होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज these transactions are recorded in the books of accounts on the basis of evidence, and these evidence या इसको बोलते हैं जो भी आपके पास एविडेंस हैं are known as documents। और इन डॉक्यूमेंट्स के सभी रूल्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शन हर ट्रांजैक्शन के साथ अप्लाइड होंगे, और उन्हीं के बाद आपने जब उसको रिकॉर्ड करना है एक वाउचर बनाएंगे, और वाउचर के बाद हम इन लोगों को क्रोनोलॉजिकल यानी कि जर्नल एंट्री पास करेंगे। समझ में आई? सबसे पहले आपके पास प्रूफ होना चाहिए सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में, जिसको आप लोग बिल भी बोल सकते हैं या लिखा पढ़ी भी बोलते हैं। पुराने ज़माने में भी आप लोग देखेंगे कि फर्म के नाम के अलग अलग जो सोर्स डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, बिल बनाए जाते हैं, जिसमें जो आपका सेलर है यानी कि जो ऑनर है, आपको गुड दिया, उसका नाम लिखा होगा, फिर आपने कितना माल लिया, उसके बाद कितना प्राइस हो गया, और उसके बाद आप लोगों ने कितनी टोटल डिस्काउंट दिया। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके फिर आप अपने उस पर साइन करेंगे और उस फर्म का नाम मेंशन करेंगे जिसको आपने बेचा है। इस तरह से ये सोर्स डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद आपका वाउचर होगा। समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? तो अब सोर्स डॉक्यूमेंट इज़ ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में इनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि एक तो ये प्रूफ बन जाते हैं, और इन्हीं प्रूफ पे, ये प्रूफ किसके बनते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, कि आपने इतने का माल सेल किया, इतने का परचेज किया, उसके बाद आपको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया, आपने अपने वर्कर्स को इस महीने की सैलरी दे दी है, रेंट दे दिया। इस तरह से ये आपके प्रूफ बन जाते हैं, एविडेंस बन जाते हैं। तो आज हम ये कितनी तरह के होते हैं इनको स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करेंगे देयर आर 7 टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो फर्स्ट इज योर सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट इज कैश मेमो। कैश मेमो होता क्या है बेटे? कैश मेमो एक तरह से बिल होता है जो कि सेलर, दुकानदार अपने गुड्स या अपनी सर्विसेज के लिए रिसीव्ड करता है। इसमें क्या होता है बेटे कि जितना वो माल बेचता है, कितने रुपए का है। जैसे कि एक दुकानदार के पास एक चीज़, एक वैरायटी तो होती नहीं है सामान की, अलग अलग वैरायटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाते हैं तो उसके पास फैन भी होता है, लाइट भी होती है, ट्यूब भी होती है, बल्ब भी होता है, एसी भी, कूलर भी, सर कई तरह का सामान होता है। अब एक जो कस्टमर है, हो सकता है कि उसको ट्यूब लाइट्स भी चाहिए, फैंस भी चाहिए, या अगर मान लो आपका रिटेलर आ जाता है तो उसको एसी भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, सो मैनी वैरायटी ऑफ दिस। तो अब एक ही पर्सन को अगर वो सामान सेल कर रहा है तो वो एक ही कैश मेमो में इंक्लूड कर सकता है, क्योंकि ये सारी आइटम वो कैश के अगेंस्ट उसको दे रहा है। तो उसमें क्या करता है बेटे कि उसमें जो कैश मेमो है हर एक दुकान का अपना अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक कैश मेमो पर दुकान
फर्म का बोलेंगे या दुकानदार बोलेंगे, उसमें उसका नाम लिखा होगा। फिर उसमें डिटेल में गुड्स कितनी बेची, कितनी क्वांटिटी में बेची, और हर एक गुड्स का या आइटम का कितना रेट है, कितना टोटल अमाउंट बन गया। और अगर मान लो उसमें दुकानदार ने आपको कोई डिस्काउंट दी, छूट दी, रियायत दी, तो वो डिस्काउंट भी माइनस कर देते हैं और फिर बाद में उसको टोटल जो नेट अमाउंट बनता है उतना उससे ले लेंगे। लास्ट में ये क्या होता है कि इट इज़ एन एविडेंस फॉर द परचेजर, कि उसने कैश के अगेंस्ट परचेज किए हैं, और सेलर के लिए ये एक तरह से प्रूफ होता है कि उसके पास इतना कैश आया है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, कैश मेमो है। कैश मेमो के नीचे दुकान का नाम लिखा होता है कि वो होलसेलर है, रिटेलर है, ये सारी स्पेशलिस्ट अगर कोई चीज़ें होती हैं तो वो लिखी होंगी। फिर उसमें दुकान का एड्रेस लिखा होता है, फिर वो कैश मेमो कौन सी डेट में बताया गया है, फिर यहाँ पर सीरियल नंबर जिसमें आपकी क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन में उसने क्या चीज़ें ली हैं, बल्ब लिया है, ट्यूबलाइट ली है, क्या लिया है, फिर कितने रेट का है, फिर टोटल अमाउंट। उसके बाद आजकल आप लोगों को जीएसटी और एसजीएसटी भी लगाना होता है, तो कितना कितना आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी को चार्ज किया है, वो ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट आपने कितना पे करना है। तो नीचे आप लोगों का जो राइट साइड होगी वहाँ पे जो ऑनर होगा उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है बेटा आपका इनवॉइस और बिल नंबर। ये कब बनाया जाता है? जब कोई दुकानदार अपने गुड या सर्विसेज को कैश में न लेकर उधार पर बेचता है। When the goods are sold on credit, it has detail of the party. इसमें उस पार्टी की भी डिटेल होती है जिसमें आपने उसको दिया होता है। गुड सोल्ड एंड द टोटल अमाउंट ऑफ सेल। ओरिजिनल कॉपी सेल की जो होती है वो परचेजर के पास होती है, और एक डुप्लीकेट कॉपी जो होती है एविडेंस के तौर पर सेल यानी कि ऑनर के पास होगी। जो ओरिजिनल कॉपी है वो परचेजर रखेगा, और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो से ऑनर के पास होगी जिसने की सेल किया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फॉर द परचेजर क्रेडिट परचेज आर एविडेंस बाय बिल रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। इसमें उसके पास ये एविडेंस होता है, प्रूफ होता है कि ये उसने उस सप्लायर से माल को खरीदा है। अगर इन केस कोई डिफेक्टिव निकल जाता है या कोई कंप्लेन करनी होती है तो उस बिल के बेसिस पर आप ये काम कर सकते हैं। बेटा यहाँ पर नीचे आप देखोगे आप लोगों को एक इनवॉइस दिया होगा, स्पेसिमेन है इस इमेज में, कि जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, मॉडर्न इलेक्ट्रिक सप्लायर लिमिटेड है। इसमें ये ऑनर हो गया, सप्लायर हो गया, जिसमें फिर उसका एड्रेस आ गया, फिर यहाँ पर नंबर भी दिया होता है 3978। ये होता है कि आपने कौन सा बिल नकाया है। ये हर एक दुकानदार का अपना अलग अलग सिस्टम होता है। फिर कौन सी डेट को बनाया है, इस वाले में ध्यान रखना कि आपको कस्टमर का भी पूरा दिया होता है। इसमें जीएसटीएन, राइट साइड में जीएसटीएन का मतलब होता है कि गुड सर्विसेज टैक्स इन, कि आपका यहाँ पर उसका अगर कोई आपकी सेल 20 लाख से या 10 लाख से ज़्यादा होती है तो आप लोगों को इसमें जीएसटीएन नंबर भी देना पड़ता है, जो कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा और आपको ऑफर होगा। तो हर एक उसके ऊपर आपका नंबर भी लिखा होता है, आपका भी और सप्लायर का भी और परचेजर का भी। तो यहाँ पर आपका जब अंदर आएंगे तो उसमें कस्टमर का नाम और उसका एड्रेस लिखा होगा, फिर क्वांटिटी कितनी बेची है आपने, पार्टिकुलर्स कितना है, जैसे रेफ्रिजरेटर था कितने मॉडल का है उसका मॉडल का नाम, फिर रेट कितना हुआ और अमाउंट कितना बना, फिर ऑटोमेटिक आयरन्स है फिर कितना रेट है, टोटल ये हो गया। फिर उसके बाद आपने अगर इंटर स्टेट है तो यानी कि एक ही स्टेट में हरियाणा की हरियाणा में सेल किया है तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी देना होगा। लेकिन अगर आपने दूसरी स्टेट में माल सेल किया अपने सप्लायर को, यानी कि सप्लायर ने अपने कस्टमर जो दूसरी स्टेट का है उसको आपने दिया तो उसमें आईजीएसटी का लगेगा। आईजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फिर टोटल अमाउंट आपने देना है, दैट इज द बिल नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू द थर्ड, रिसिप्ट। व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, यानी कि जब कस्टमर से आपने उधार माल बेच दिया, कस्टमर से आपको कैश मिलता है या चेक मिलता है तो आप उसको एक रिसिप्ट देते हैं कि हमारा अमाउंट आ गया है और आपका बैलेंस इक्वल है या जितना आपने पेड किया है। जो रिसिप्ट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, ओरिजिनल जो कॉपी होती है गिवन टू द पार्टी जिस पार्टी ने पेमेंट की है, यानी कि परचेजर को उसकी ओरिजिनल कॉपी देते हैं, डुप्लीकेट अपने पास रखते हैं फॉर रिकॉर्ड। और उसमें क्या क्या होगा,
इसमें एक रिसिप्ट की, जैसे कि मान लो मॉडर्न सप्लाई लिमिटेड था यहाँ पे, तो मॉडर्न सप्लाई कंपनी वाला बनाएगा इसकी रिसिप्ट को भी, क्योंकि उसको पैसे मिले हैं। और फिर उसमें रिसीव्ड विद थैंक फ्रॉम, किससे रिसीव्ड हुआ, उस फर्म का नाम, कितने पैसे रिसीव्ड हुए हैं, अगर कैश नहीं है चेक है तो चेक नंबर, डेट, कौन से बैंक से ड्रॉन किया है, इस तरह से इनवॉइस नंबर कौन सा था, ये सारी चीजें होंगी। और राइट साइड में आपकी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी होगी। ठीक है, यानी कि अब ध्यान रखना बेटे, जो रिसिप्ट होती है वो एक तरह से प्रूफ होता है कि फर्म को पैसे मिल चुके हैं। नेक्स्ट इज पेइंग स्लिप। इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू बैंक। जब आप बैंक में पैसे जमा कराने जाते हैं तो आपको वहां पे पे इन स्लिप मिलती है। इसमें क्या होता है बेटे कि इसमें आपके पास जितने नोट्स होते हैं, जैसे मान लो 100 के हैं, 200 के हैं, 1000 के हैं, तो ये कितने नंबर्स में है उनका डिटेल भरी जाती है। ठीक है, नाउ डेज बैंक ने एक प्लेस बॉक्स रखा होता है जहाँ पे आप लोगों ने पे इन स्लिप को उसमें डाल देते हैं और वहाँ से वो काउंट हो जाते हैं। ठीक है, काउंटर फाइल को साइन नहीं करते, सिर्फ पे इन स्लिप में आपको दिखा देंगे कि यहाँ पर इतने पैसे, इतने के नोट थे, इतना ये सब चीज़ था ये। तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा जो नीचे आपको एक इमेज दी हुई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तो सिंपल ही है कि आप जब बैंक में पैसे जमा कराने जाएंगे तो आपको पे इन स्लिप देनी है। चेक एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपने बैंक को, आपका अगर अकाउंट है उसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें से किसी कस्टमर को दे सकते हैं या कहीं पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बैंक में जो बैंक होता है, अगर आप उसमें खाता खुलवाने जाते हैं तो आपको चेक फैसिलिटी मिलती है। उस चेक के थ्रू आप किसी को भी कहीं पर भी बैठे बैठे पेमेंट कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपने उस पार्टी का नाम लिखना है जिसको पेमेंट देनी है। ठीक है, पे टू, यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर्ड रिटर्न आफ्टर द वर्ड पे टू। जैसे मान लो आपने XYZ को पेमेंट करनी है तो पे टू XYZ फर्म का नाम आ गया। देन द अमाउंट इज रिटर्न, दोनों वर्ड्स में और फिगर्स में दोनों अमाउंट लिखेंगे। फिर चेक की डेट लिखेंगे, साइन करेंगे जिसने बनाया है, काउंटर फाइल कराएंगे और उसके बाद सोर्स वाउचर फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें आपको पता लग जाएगी कि आपने पार्टी को आपने पेमेंट कर दी है। इसका भी स्पेसिमेन है, इसको इमेज से क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट इज योर डेबिट नोट। डेबिट नोट इज मेड कि जब आपने पार्टी का अकाउंट ऑफ द पार्टी नेम इन द डेबिट नोट, मतलब जैसे कि मान लो एक सेलर है, उसने डेबिट नोट लिखेगा इफ दैट हिज गुड हैज बीन इनवॉइस्ड फॉर लेस अमाउंट। परचेजर लिखेगा डेबिट नोट अगर उसकी ओवर इनवॉइस्ड हो गई, यानी कि अगर आपको लगता है कि कम डिस्काउंट मिला है या कम उसमें आपको सप्लायर ने कम डिस्काउंट दिया है, परचेजर कहता है कि मुझे कम मिला है, तो इससे क्या हो जाता है कि अकाउंट को सेटल किया जा सकता है। और ये सेटल किया भी इसके अमाउंट के हिसाब से नहीं, अगर आप लोगों ने कोई गुड्स को रिटर्न भी करना है तब भी आप डेबिट नोट का यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है कि जब आप लोग मान लो कि आपने सप्लायर आपने एक आपने बेच दिया, कस्टमर आपकी गुड्स को वापस करके गया है तो आप उसको डेबिट नोट देंगे। क्रेडिट नोट में क्या होता है कि जब आपका कोई कस्टमर, यहाँ पे आपका सप्लायर बोलेंगे, यहाँ पे सप्लायर हो गया। क्रेडिट नोट में कि क्रेडिट हैज़ बीन ग्रांटेड टू द डेटर। क्रेडिट मान लो कि आपने आपका कस्टमर आपको वापस कर गया, वहाँ पर आपने वापस की हैं, यहाँ पर आपका कस्टमर आपको वापस कर रहा है। ध्यान रखना बेटे, दो चीज़ें डिफरेंटली हैं, सेम इसमें परफॉर्मा बनता है, स्पेसिमेन बनती है, दोनों की अलग अलग बता देंगे। डेबिट नोट तो तब होती है जब आप खुद अपने सप्लायर को माल वापस करते हैं तो आप उसको डेबिट नोट दे देंगे कि आपने इतना करना था, मैंने पेमेंट कम करनी है अब। ठीक है, और क्रेडिट नोट जब होता है जब आपका कस्टमर आपको वापस करके जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, इफ एनी प्रॉब्लम देन राइट इन द कमेंट बॉक्स, and for more videos subscribe the channel. Thank you.